हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 1.4 करेंगे हम। देखो इसमें क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर छोटा ही है। ठीक है, तो ये इतनी जो है ना, जो यहाँ पर जो कहानी लिखी है ना, वो ये समझाया हुआ है कि इस डायग्राम के बारे में वो क्या आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी वही है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो एग्जाम्पल 1.4 में कहता है एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है ए, ये एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है ए, इज सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। एक नाइलॉन थ्रेड से ये एक चार्ज स्फीयर लगाया हुआ है। नाइलॉन थ्रेड क्यों? ताकि ये एक इंसुलेटर का काम करेगा और ये चार्ज जो है इधर ट्रांसफर ना हो। ठीक है, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close। अब ये देखो जरा, ये जो B स्फीयर है, ठीक है, इसे एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा हुआ है। वही सेम कहानी है, इंसुलेटिंग हैंडल भी क्यों लगाया? ताकि ये चार्ज इधर बॉडी में ट्रांसफर ना हो जाए। और यहाँ ये नाइलॉन थ्रेड इसलिए लगाया था कि ये वाला चार्ज इधर ना ट्रांसफर हो जाए। क्लियर? तो यहाँ ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, यहाँ पर एक इंसुलेटिंग हैंडल लिया हुआ है। ठीक है, ये एक हैंड बनाया हुआ है हमने यहाँ पर। ठीक, तो इंसुलेटिंग हैंडल से हम क्या किया, हमने एक जो चार्ज स्फीयर था B उसको A के पास लेकर आए। ठीक है, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है इन फिगर ए, तो ये हमने शो कर दिया। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज़ नोटेड। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकी दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, तो रिपल्शन जो है ए की हमने नोट कर ली कि कितनी होगी रिपल्शन। ठीक है, वो हमने कैसे नोट करी होगी, एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा है ये कि शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शेडो ऑन अ स्क्रीन। क्या किया, यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट डाली होगी। ठीक है, उसके बाद जब इसमें रिपल्शन हुई होगी तो उसकी शेडो भी हिली होगी। देखो पहले बीम ऑफ लाइट आपने डाल दी तो उसकी शेडो आ रही होगी स्क्रीन पर। अब जब ये रिपल्शन करेगा तो ये इधर जाएगा, तो उतनी ही शेडो भी तो पीछे जाएगी। समझ रहे हो? तो वो नोट कर लेंगे इस तरीके से, वैसे ही आपको बता रहा है। ठीक है, एक कहानी इसमें मेन ये समझनी है कि दो स्फीयर ये रहे। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊँ सिंपल सी कहानी कि दो स्फीयर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। अब इन दोनों स्फीयर पे क्या किया हमने, एक अनचार्ज स्फीयर यहाँ पर C लगा दिया और यहाँ पर D लगा दिया। तो उससे होगा क्या, ये आइडेंटिकल साइज़ के हैं, जितना जो साइज़ A का है वही साइज़ C का भी है। तो ऑब्वियसली बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनके ऊपर कंडक्शन के थ्रू। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर हमने कहा कि ये 4 चार्ज हैं तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ 2 थे ये पॉजिटिव वाले, ठीक है, तो एक इस पे रह गया, एक इस पे रह गया, क्योंकि यहाँ B के पास भी हमें एक D अनचार्ज स्फीयर लेकर आए। अब क्या किया उसने, A और B को ले लिया। ठीक है, A और B को अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो अब A पे जो चार्ज है वो हाफ हो गया और B पे भी जो चार्ज पहले था वो अब हाफ है। ठीक है, तो इन 2 को ले लिया अब यहाँ पर और 5 सेंटीमीटर पे रख दिया। तो ये पूछता है अब फोर्स कितनी होगी। ठीक है, ये कहानी है इस पूरे जो यहाँ पर कहानी आपको पूछ रहा है ना, ये यहाँ पर जो ये कहानी बता रहा है, तो ये यही कहानी जो मैंने आपको बताई। पढ़ लो चाहे। स्फीयर ए और बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन फिगर बी। सी और डी अनचार्ज स्फीयर है, इनको टच करा, सी को ए के साथ और डी को बी के साथ करा। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है। तो सी एंड डी आर देन रिमूव्ड। अब सी और डी को रिमूव कर दिया और बी इज़ ब्रॉट क्लोजर टू ए, और अब बी को हम ए के पास लेकर जा रहे हैं। इन दोनों को रिमूव किया तो ये दोनों रह गए और B को हम पास ले आए कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो कि इसने C पार्ट में आपको दिखाया है, यही बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ A ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। तो आपको यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, अब कितनी रिपल्शन होगी। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर कह रहा है स्फीयर A और जो C हैं या B और जो D हैं उनके आइडेंटिकल साइजेज हैं। समझ रहे हो, जो साइज़ A का है वो C का है, जो साइज़ B का है वो D का। आइडेंटिकल साइजेज हैं, तभी उसने इक्वली डिवाइड करा है यहाँ पर। ठीक है, इग्नोर द साइजेस ऑफ A एंड B इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। अब जैसे हम ऑब्वियस बात है इसके सेंटर से लेते हैं ये वाली दूरी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो साइजेस है ना A और B का, वो आप कैसा मान लो, बताओ। इग्नोर द साइजेस ऑफ A एंड B इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आप इनका क्या करो, सेंटर से सेंटर की दूरी हमने मान लिया जो कि इसने 10 सेंटीमीटर बताई है, तो इसके साइज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो साइज़ भी कंसीडर हो जाता है। मान लो ये इतना बड़ा होता तो ये वाला साइज़ इधर का भी कंसीडर होता। तो ये साइज़ छोटे हैं तो इनके सेंटर को ही हमने मान लिया कि यहाँ से हम इसकी दूरी नापेंगे, और ये इसने यहाँ बोला भी है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो A पर चार्ज है ना, पहले तो इस कंडीशन के लिए फ़ोर्स निकाल लो कितनी होगी। ठीक है, तो जो इस कंडीशन के लिए फ़ोर्स होगी, ठीक है, उसको फिर कंपेयर करेंगे हम इस वाले से, तो फिर बता देंगे कि भाई कितनी हमारे पास रिपल्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब A पे हो चाहे B पे हो, भी ज़्यादा सेम चार्ज है तो रिपल्शन ही होगी, लेकिन चाहे A पे हो चाहे B पे हो रहती सेम है, क्योंकि कूलम्स लो क्या है, हमारी म्यूचुअल फोर्स है। जितनी A B को लगाएगा B भी A पे उतनी ही लगाता है। ठीक है, तो बराबर ही फोर्स लगती है एक दूसरे पे। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन में चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या मान लेना है, इस पर चार्ज मान लेना है Q1 और इस पर चार्ज मान लो Q2 B पर। ठीक है, जो कि हमारी बुक में अगर आप देखोगे Q और Q डैश माना है, लेकिन हम Q1 Q2 ले लेते हैं। तो जो फोर्स लगेगी यहाँ पर वो कितना लगेगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, K Q1 Q2 ओवर में R² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास Q1 Q2 हमने माना ही है चार्ज है, और K क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, बताओ क्या होता है, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है ये, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, 1/4πε0, और जो कि होता है हमारे पास 9 × 10⁹ ठीक है। चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली वैसे यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आ जाएगा
F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 R की वैल्यू रख देते हैं हम, कितनी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही रख देते हैं। वैसे हम मीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है यहाँ पर। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों। देखो तो ये मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और या फिर मैं इसको R मान लूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ R, इससे भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो R अगर ये मैंने मान लिया जो कि R था, तो ये R स्क्वायर ही बन गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, दोबारा लिख दिया मैंने ये, वेयर R कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं रख रहे, रख भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईजी हो जाएगा। अब जो कंडीशन है यहाँ पर, जब हमने अनचार्ज स्फीयर लेकर आए तो पहले चार्ज इस पर Q1 था, तो अब ये आइडेंटिकल साइज है तो इक्वली डिवाइड होगा। तो मान लो ये Q1/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, Q1/2 हो जाएगा। ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, Q1 टोटल चार्ज है, मान लो ये चार्ज टोटल कितना है 6 है, तो 3 इस पे 3 इस पे है ना, 6/2 6/2 3 3 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, मान लो ये चार्ज हमारे पास Q2 है, तो यहाँ पर Q2 का हाफ हो जाएगा और Q2 का हाफ ही यहाँ पर रह जाएगा। मान लो 4 है तो 4/2 4/2 2 रह जाएगा इस पर। आया समझ में कुछ, ठीक है। अब इन दोनों को रिमूव कर दिया तो ये वाली कंडीशन बन गई, Q1/2 है इस पर चार्ज और इस पर कितना है Q2/2 है और दूरी है 5 सेंटीमीटर की, यही है दूरी, ठीक है। अगर ये दूरी आप देखो, R कितना था हमारे पास 10 था, तो ये दूरी कितनी है अगर देखा जाए तो R/2 है, ठीक है। देखो इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो न्यू फोर्स आई है हम F' मान लेते हैं उसको। देखो K और Q1 कितना है इसमें, अब Q1/2 बन गया और Q2 कितना है, अब Q2/2 है और R कितना है यहाँ पर, अब जो डिस्टेंस है वो कितना है R/2 है अगर दूसरे के कंपैरिजन में हम देखें तो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना इतनी बात, 5 है ना, तो R/2। अब इसको मैं R/2 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि इसके साथ कंपैरिजन हो सके। ये वाला हमारा फर्स्ट हो गया, चलो मान लो इसको कट ही कर दो, यही है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ये बन गया और यहाँ पर अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है, पहले R था अब R/2 हो गया, क्योंकि पहले 10 था अब 5 है, तो पहले अगर R था तो R/2 हो गया, तो इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब वो सेंटीमीटर वाला चक्कर नहीं पड़ेगा इनमें, ये फ़ायदा होगा। देखो K Q1 Q2 2 2 4 और ये R स्क्वायर और नीचे 2 2 4 बना, वो 4 ऊपर चला गया, ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ K Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो ये जो न्यू फोर्स आई है ये भी कितनी है बताओ, F के इक्वल है, जितनी F थी हमारी वही ये आ गई या नहीं, बताओ। तो F' इज इक्वल टू में F बन रहा है फ्रॉम फर्स्ट, तो यानी कि जितनी पहले फोर्स लग रही थी उतनी ही अब फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि देखो चार्ज भी हाफ हुआ है, चार्ज तो हाफ हुआ ही है, लेकिन डिस्टेंस भी हाफ हो गया ना। चार्ज हाफ हो गया तो समझ में आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के फोर्स, तो कम होनी चाहिए फोर्स, लेकिन डिस्टेंस के इन्वर्सली। अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा था तो फोर्स कम, तो यहाँ पर उस चीज़ को कंपनसेट किसने कर दिया बताओ, यहाँ डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स ज़्यादा हो गई। तो मतलब क्या है, जो चार्जेस की वजह से फोर्स कम हो रही थी वो डिस्टेंस कम होने से वो फोर्स ज़्यादा हो गई। तो मतलब क्या है, मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो क्या कि वो बराबर ही आ गई, जो कि हमारी पहली कंडीशन थी। चार्जेस दूरी 10, यहाँ चार्जेस हाफ हुए, ठीक है, फोर्स कम होनी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा था, यहाँ डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स उसकी वजह से बढ़ गई। समझ रहे हो ना ये चीज़, तो ये कहानी है इसकी। तो क्या है हमारे पास इसका मतलब यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है A पर ड्यू टू B वो क्या रहेगी हमारी, अनअल्टर्ड रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेम फोर्स ऑन, दिख रहा है, A ड्यू टू B। अगर वो B पर पूछ लेता तब भी वो यही फोर्स आती, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, जितनी फोर्स ये A B पर लगा रहा है उतनी ही B A पर लगा रहा है। तो उसने पूछा है A पर कितनी लग रही है, B की वजह से, तो ये लग रही है, ठीक है। तो B पर भी A की वजह से इतनी ही फोर्स लग रही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि किस वाले पे कितनी फोर्स लग रही है, दोनों पे सेम ही फोर्स लगती है। हाँ, दो केस अलग अलग थे कि यहाँ पर A पर B कितनी लगा रहा है फोर्स, वो हमें पता चल गया। हाँ, ऑब्वियस आता है B पर भी A उतनी ही लगा रहा है, जितनी B A पर लगा रहा है उतनी ही A B पर भी लगा रहा है, लेकिन उसने A पर पूछी है तो हम वो वाली बात ही करेंगे। और यहाँ पर भी जो A पर B फोर्स लगा रहा है वो उतनी लगा रहा है जितनी यहाँ पहले लगा रहा था। उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया कि चार्जेस तो चलो हाफ हो गए यहाँ पर, लेकिन डिस्टेंस भी कम हुआ, ठीक है, इसलिए वो उतनी ही फोर्स बता रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ। ये तो चीज़ें पता है ना आपको, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो ये चीज़ अगर हमारी घट रही है तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, और अगर ये चीज़ हमारी घट रही है तो ये क्या होगी, हमारी फोर्स भी घटेगी। तो यहाँ यही हुआ, चार्जेस घट गए तो फोर्स भी घट गई, लेकिन यहाँ डिस्टेंस बड़ा था और यहाँ डिस्टेंस छोटा हो गया, तो डिस्टेंस छोटा हुआ तो फोर्स बढ़ गई। तो जो चीज़ कम हुई थी वो बढ़ गई। तो क्या है, जितनी पहले यहाँ फोर्स लग रही थी उतनी ही इस केस में भी बन गई। नहीं तो देखने में ऐसा लगता है कि चार्जेस हमारे हाफ हो गए तो फोर्स भी कम होगी, वो बात सही है, लेकिन फिर डिस्टेंस भी तो कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो वो फोर्स बढ़ गई। ठीक है जी, तो उतनी ही आ गई जितनी यहाँ पर पहले थी। क्लियर है इतनी बात, बता दो समझ में आई या नहीं।
ठीक है। और ये चीज़ आपके ध्यान रहनी चाहिए कि जब अनचार्ज स्फीयर को हम किसी चार्ज स्फीयर के पास लेकर आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल साइज से तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नहीं तो इनका जो है मैंने आपको बताया हुआ है, जो कंपटीशन वाली वीडियोज़ हैं उनमें बताया हुआ है कि किस तरीके से रेशो में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलो जी, मेन बात आपको बस यही याद रखनी है, आइडेंटिकल साइज में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर? बताओ, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।